कुछ आता ही नहीं है उसके अंदर। लेकिन कुछ केसेस में ये साबित भी हुआ है जिसमें 10 दिन बाद FIR हुई और कि हाँ सीरियसली लड़की के साथ रेप हुआ था। देखिए, मैं इसको मना नहीं करता कि ऐसा आता नहीं है, पर एक बात बताइए आप मुझे, एक केस चल रहा था मान लीजिए सेशंस कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, MM कोर्ट में भी हो सकता है वो केस, एक केस चल रहा था, केस की पूरी प्रोसीडिंग हुई, सामने वाले को कन्विक्शन दे दिया गया। क्या वो कन्विक्शन सही मायनों में सही होगा? हम तो वकील चैलेंज करते हैं इन चीजों को, हाईकोर्ट जाके चैलेंज कर देते हैं कि नहीं। सर मेरी जो स्टडी है, जो मुझे पता है, जो इंडिया का मैं देख रहा हूँ रवैया, जिस लड़की का रेप होता है, ब्रूटल रेप होता है, जबरदस्ती आप रेप कर रहे हो, 99% उसका एट द मोमेंट मर्डर भी कर देते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि अगर किसी लड़की का रेप किया और मर्डर भी कर दिया, फिर तो मामले बहुत ज्यादा अपर लेवल हीनियस क्राइम में चला गया, वो आदमी बचेगा नहीं। जब वकील कोई भी जब केस लड़ता है ना, उसको पता होता है कि उसके क्लाइंट ने सच में ये अपराध किया है कि नहीं किया है, और किया है तो किस हद तक किया है। देखो, ये बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है कि एक घटना हुई, लड़की के साथ रेप हुआ, उसका मर्डर कर दिया गया, बाद में पता चला कि ये आदमी वहां पर था। क्या ये नहीं हो सकता किसी मालदार बंदे ने पैसा देकर दूसरे बंदे पे इल्जाम डालकर उसको एक लालच दिया हो कि तू ऐसा सब कुछ कर ले? एक मैंने स्टोरी देख रहा था अभी थोड़े दिन पहले रिसेंट में, एक बहुत बढ़िया चैनल है, मैं वो पंजाबी में कुछ गैंगस्टर्स की बात करते हैं, मैं वहां पर देख रहा था। वहां पर क्या हुआ, उसमें उसने बोला कि हमने जब एक बंदे को पकड़ा, उसमें एक बच्चे का मर्डर हुआ था, तो उसने बोला जी हाँ मैंने मर्डर किया है, आप मुझे बस जेल में डाल दो, पर मैं एक मर्डर और करूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। तो उसने बोला भाई किसका मर्डर करेगा? वो पूछता रहा, वो कह रहा नहीं मर्डर मैंने ही किया है। तो मर्डर वेपन बरामद करा, तो बरामद नहीं करा पाया। तो बच्चे कपड़े बरामद करा, बरामद नहीं करा पाया। उसको ऐसा लगा इस आदमी ने कुछ नहीं किया है, कन्फेस तो कर रहा है। उस आदमी को उसने छोड़ दिया, उस पुलिस वाले ने वहां पर उस आदमी को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद में जो मेन था, जो मर्डरर था, उसका नाम सामने आ गया, उसको उठा लिया, जेल में भी डाल दिया। अब वो आदमी जिसको छोड़ा था ना, वो 1.5-2 साल के बाद में उस पुलिस वाले को कहीं पर मिला। ठीक है, वो पुलिस वाला खुद उसके पास गया, कह रहा पहचाना तूने? कह रहा बाबूजी बिल्कुल पहचाना, आपने मेरी जिंदगी बचा ली, मैंने कुछ नहीं किया था, पर मैं दबाव में इतना था कि मुझे हाँ करना पड़ रहा था, मेरा परिवार भी स्टेक पे लगा हुआ था, पर आप अगर जेल डालते मैं कभी ना कहीं वापस आता, पर जिसने मेरे साथ वो कांड किया था मैं उसको नहीं छोड़ता, एक और मर्डर करता, फिर वो असली मर्डर होता। तो होता क्या ना, हकीकत में देखो, प्रलोभन में आकर, प्रेशर में आके कोई भी परिस्थितियां हो सकती है, इसीलिए देश के कानून में ट्रायल बनाया गया। ट्रायल चलेगा और दोनों तरफ से वकील लड़ेंगे, तब पता चलेगा लास्ट में क्या रिजल्ट, क्या आउटपुट बाहर आता है। कभी मतलब मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे मन में आ गया था, आपने कभी किसी ऐसे देश का कानून सुना जहाँ ट्रायल ही नहीं है? देखिए, ट्रायल ही नहीं है, ऐसे कानून अगर किस देश में है, हो सकता है 2000 की स्टेट में ऐसा बना हो, स्टेट के जैसे कि कोरिया की हम बात करते हैं, हो सकता है वो ट्रायल ना चलता हो, सीरिया में हो सकता है ना चलता हो, पर ट्रायल चलाना जरूरी है। अगर आप इंसान को सही दर्जा उसको दे रहे हो ना अपना, तो उसका ट्रायल चलाना बहुत जरूरी है। हमारे देश में तो आर्टिकल 21 बोलता है कि लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है, डिग्निटी के साथ जिंदगी जीने की बात करता है। इसीलिए चाहे फिर वो कोई भी हो, चाहे वो टेररिस्ट हो, बड़े से बड़ा अपराधी हो, छोटा सा अपराधी हो, ट्रायल चलता है उसका, उसको भी लड़ने के लिए वकील दिया जाता है। एक और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि ये ट्रायल जो है ये कितने दिन तक चलेगा? देखो, ट्रायल का ना वैसे तो मियाद कई सारे जो एक्ट है उसमें डाली हुई है कि इतने टाइम में इस ट्रायल को खत्म करो। ठीक है, पर ये जो होता है ना, देखो अनड्यू डिले नहीं हो सकता, पर डिले होता है। डिले क्यों होता है? कभी पीपी साहब नहीं है, कभी स्टेनो नहीं है, आज जज साहब छुट्टी पर है, आज कोर्ट में स्ट्राइक हो गई, आज हम प्राइवेट वकील साहब नहीं पहुंच पाए, घर में शादी थी या घर में कोई बीमार था, खुद वकील साहब बीमार थे, तो ये डेट कई बार क्या होता है, डेट पे डेट आगे चलती चली जाती है। जज साहब नहीं चाहते कि इस केस को मैं डिले कर दूं, आगे बढ़ा दूं, हो सकता है जज साहब चाहते हो, पर ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। वो चाहते हैं केस में उस दिन काम हो, पर काम ना होने के कई सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से केस आगे चलते रहते हैं, और जैसे ही वो 5-7 साल हो जाते हैं, फिर जज साहब पे प्रेशर आता है ऊपर से कि जितने भी टॉप मोस्ट एक डिलेड केस है उन्हें अर्जेंसी में निपटाओ। फिर वकील साहब को प्रेशर होता है, नहीं जल्दी करो, आज क्रॉस खत्म करो, आज इसको आप कंक्लूड करो। फिर वकील साहब कहते हैं यार अभी तक स्लो चल रहा था, एकदम से क्या हो गया? एकदम से काम जब करना पड़ता है ना, एकदम से ऑल ऑफ द सडन, कई बार वकील साहब प्रिपेयर नहीं होते हैं उसके लिए। पीपी साहब खड़े हैं, पीपी साहब को तो केस रेडी है ना, उनको उसमें से काम करना है। हम अपना केस बनाते हैं, हमारा केस कोई हमें बना बनाया नहीं मिलता है। हमें एक चार्जशीट बनी, तो चार्जशीट किसने बनाई? पुलिस ने बनाई। किसके लिए बनाई? स्टेट के लिए बनाई। कौन उसको पढ़ के बात करेगा? पीपी साहब करेंगे। और पीपी साहब को हेल्प कौन करेगा? वो आईओ साहब करेंगे। तो सब कुछ लिखा हुआ उनको बोलना है और हमें सोचना है, फिर लिखना है, फिर उसमें सवाल ढूंढने हैं।
फिर उसमें कोई इलीगल सवाल ना हो जाए, फिर कोई ये सवाल हम ना पूछ ले जो मेरे अगेंस्ट हो जाए। ये कोई आसान चीज नहीं है। एक इसीलिए बोलते हैं कि क्रॉसिंग इज अ आर्ट। जब ये वकील साहब कोर्ट में खड़े क्रॉस करते हैं, वो एक आर्ट है, और वो करते 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 आती है, एकदम से नहीं आती है। ठीक है। अगला बेसिक ऑफ लॉ क्वेश्चन, बेसिक ऑफ लॉ का एक क्वेश्चन है कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर लॉन्च हो जाती है तो सबसे पहले जो लीगलिटीज हैं या एलिगेशंस हैं उसमें इंसान को क्या करना चाहिए? देखो, जब भी किसी के ऊपर कोई एफआईआर लॉन्च हो गई, अब लीगल सवाल बहुत सारे हैं इसके अंदर। जैसे क्या होगा, एफआईआर तो लॉन्च हो गई, हो सकता है कि वो ऐसी एफआईआर लॉन्च हो गई जिसमें कि आपका दूर दूर तक नाम नहीं आना चाहिए था। कैसे आ सकता है वो चीज? जैसे कि लड़की एक एलिगेशन लगाती, लड़की बोलती कि मैं इस लड़के के साथ में 5 साल से रिलेशन में हूं, 5 साल तक मेरा रिलेशन साथ में इसके चला, आज ये लड़का मेरे से शादी करने के लिए मना कर रहा है। ठीक है। उसने बोला इस आदमी ने मेरे साथ में रेप किया। वो कहती है कि मेरी इससे बात होनी शुरू हुई, ये लड़का मेरे घर के आमने सामने रहता है, पड़ोसी है मेरा, पहली बार हम मिले, दूसरी बार मिले, फिर हमने एक रूम ले लिया, फिर वहां पे आते जाते रहे, उसके बाद हमने शादी की प्लानिंग करी। अब पहला सवाल मेरा ये आता है कि रेप का मतलब है फोर्सफुली एक्ट। आपने कंसेंट दे दिया तो रेप तो है ही नहीं, बिल्कुल, ये तो जजमेंट है, कंसेंट इज नॉट अ रेप। और अगर आप बात बोलते फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, तो शादी का प्रॉमिस भी तो रिलेशन के 3 साल के बाद हुआ, तो ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज कैसे हुआ? और 5 साल के बाद आपको याद आया कि मैं कंप्लेंट कर दूं इसके अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि अब इसके घर वाले शादी करने के लिए सोच रहे हैं। 5 साल तक आप साथ में थे, आज आपने केस कर दिया। तो यहां पर क्या कंसेंट के ऊपर एक वकील साहब केस लड़ेंगे, या फिर बोलेंगे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज भी नहीं है तो इसमें बेल दी जाए और केस को क्वेश्चन की तरफ चले जाएंगे। साथ में एक एग्जांपल और बताता हूं मैं आपको, चीटिंग फॉर्जरी को ले लेते हैं। चीटिंग फॉर्जरी में 2 लोग बिजनेस कर रहे हैं, आप और मैं गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, ठीक जी। हम बात कर रहे हैं 4 साल पहले की, हम 2 काम कर रहे हैं, 4 साल में कम से कम 400 एंट्रीज हुई हैं, माल आया माल गया। अब आपने मुझे माल भेजा, उसकी पेमेंट करनी है 6 लाख, और गलती मेरी फैक्ट्री में आग लगी, सब सामान जल गया, उसके अंदर पैसे देने के लिए अभी मैं कैपेसिटी में नहीं हूं जी। आप गए, आपने कंप्लेंट करा दी, चीटिंग कर दी इसने मेरे साथ। चीटिंग कैसे हुई? चीटिंग नहीं है ये, आप बिजनेस कर रहे हो मेरे साथ, आप रिकवरी कर सकते हो, सिविल रिकवरी में जाओ ना आप रिकवरी केस डालिए, दावा डालिए मेरे ऊपर, आप चीटिंग नहीं बोल सकते आप इसको। तो ऐसी लीगलिटी आप कब देखोगे? जब उस केस को आप पढ़ोगे। अब एक केस है, एक केस आया, मान लीजिए कि आप और मैं कहीं पर भी, हम छत पे खड़े हुए, हम लोग छत पर ड्रिंक कर रहे हैं, और करते करते बात करते करते एकदम से आपकी मेरी नोक चोकी हुई थी, और मैंने ऐसे कंधे पर हाथ रखकर समझा रहा हूं, आप गिर गए ऊपर से और मर गए। केस दर्ज होगा मर्डर का। क्या मर्डर किया मैंने? नहीं। पर प्रूफ कौन करेगा? पहले स्टेट प्रूफ करेगा कि मर्डर है, मैं बाद में प्रूफ करूंगा। हो सकता है मामला 304 का हो, 304 जो आईपीसी का सेक्शन है उसका हो, ये भी तो हो सकता है। तो इसीलिए जब एक एफआईआर होती है ना, एफआईआर को बोला गया कि एफआईआर नॉट इंसाइक्लोपीडिया, पर मैं बोलता हूं जब जितने भी प्राइवेट वकील साहब, जितने भी डिफेंस लॉयर्स केस लड़ते हैं, तो मेरी नजर में एफआईआर इज अ इंसाइक्लोपीडिया फॉर मी। जब मैं केस को बना रहा हूं कि पहले मैं एफआईआर को समझने का सही तरीका क्या होता है मेरे हिसाब से, जो मैं करता हूं। एक एफआईआर सामने आई, मैंने एफआईआर को पूरा पढ़ा, आराम से पढ़ा उसको। एफआईआर हम जल्दबाजी में नहीं पढ़ते, हम आराम से पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हालात बयान को इस तरह से हुए कि उसने बताया कि मेरा पुलिस स्टेशन में लड़की चल कर आई, उसने बताया कि मैं कक्षा 12वीं क्लास में पढ़ती हूँ और अपने माता पिता के साथ यहाँ पर रहती हूँ। ये लड़का मुझे एक दिन मिला, इसकी एक शॉप है, किसकी परचून की, मैं गई सब सामान लेने के लिए, इसने मेरा हाथ पकड़ के अंदर मुझे खींच लिया और मेरे साथ में ये मतलब गलत हरकतें की, मेरे साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए। ठीक, एक स्टोरी है। अब पढ़ने के बाद में ना फिर आंख बंद करके पहले उसको सोचता हूँ कि सोचो पहले हुआ क्या था, स्टोरी क्या थी जी। फिर सोचने के बाद में, सोचने में ही आपको 2-3 पॉइंट निकल जाएंगे। 2-3 पॉइंट ये निकल जाएंगे, हाथ पकड़ते हुए खींच लिया, दिन का टाइम था, रात का टाइम था, सुबह का टाइम था, वो गली चलती हुई थी कि नहीं थी, आपने शोर क्यों नहीं मचाया था, उसका कोई एविडेंस है कि नहीं है। अब जैसे दोबारा आप एफआईआर पढ़ते हो ना, फिर आप पढ़ते हो, फिर क्या बोलते हो कि मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। फिर आता है क्या उसमें एज का कोई एविडेंस लगा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़की 18 साल से ऊपर है? अगर 18 साल से ऊपर है, पॉक्सो में केस नहीं जा सकता। ठीक है। तो एफआईआर को समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए बोलता हूं यस, इन द इनिशियल मोड एफआईआर इज अ इंसाइक्लोपीडिया। एफआईआर का बहुत वजूद होता है। आप जब प्रूव करोगे चार्जशीट को, जब तक आप कस्टडी में नहीं आओगे तब तक तो चार्जशीट लगेगी नहीं। ठीक है। और चार्जशीट लगने के बाद आप बेल लेने जाओगे तो कोर्ट क्या बोलेगा? आप पहले गवाही होने दो। इसलिए मैं बोलता हूँ एफआईआर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन आपके जो तीनों एग्जाम्पल आपने बताए ना,
आपने लड़कियों को बता दिया कि आप कैसे कैसे केसेस में केस कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल 1 ही सोच रहा था जब आप बता रहे थे कि